आदित्य और आरोही वापस आ रहे थे कि तभी अचानक आरोही का पैर एक गड्ढे में चला गया। उसके पैर में मोच आ गई। आदित्य ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, पर उसके पैर में इतना दर्द था कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब आरोही नहीं उठ पाई तो आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही चौंक कर आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य भी उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों के बीच एक हल्के से नैन मिलाप के बाद आरोही ने अपनी नजरें झुकाकर अपना हाथ आदित्य के गले में डाल दिया। आदित्य आरोही को गोद में लेकर चलने लगा और दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, पर उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दोनों में से किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, कैसे बात शुरू करें। इसीलिए दोनों ने खामोश रहना ही सही समझा। आरोही ने आदित्य को कस के पकड़ लिया। आरोही की छुअन से आदित्य को एक खुशी से महसूस हुई, पर उसने आरोही के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही देर में कृति और कुणाल एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस आते दिखाई दिए और उन्हें इस तरह से सही सलामत वापस आते देख अतिरेक और अदिति दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अतिरेक तो जरूरत से ज्यादा ही खुश हो गया था, क्योंकि आधा चैलेंज तो वो जीत ही चुका था। क्या कहा था मैंने, कुछ नहीं होगा किसी को। अतिरेक अदिति के कान में फुसफुसाया तो अदिति मुंह बनाते हुए बोली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आदि भैया और आरोही दी अभी तक नहीं आए हैं। अतिरेक कुछ कह पाता कि तभी आदित्य भी आरोही को गोद में लेकर वहां आ गया। उन दोनों को देखकर सब हैरान रह गए। आरोही अभी भी आदित्य में खोई हुई थी और सब उसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। सबको यूं मुस्कुराते हुए देखकर आदित्य थोड़ा सा असहज हो गया और हकलाते हुए बोला, एक्चुअली इसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए। मोच का नाम सुनते ही सबकी मुस्कुराहट चिंता में बदल गई। सब भागकर आरोही के पास पहुंच गए। क्या हुआ दी, कैसी लगी आपको? अदिति ने घबराकर पूछा और इससे पहले आरोही को जवाब देती कृति बोल पड़ी, ये सब कैसे हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी ना तुझे? आरोही उसे कोई जवाब देती तब तक आदित्य ही बोल पड़ा, वो अंधेरे की वजह से इनका पैर गड्ढे में चला गया। ये सुनकर अदिति ने अतिरेक को घूरकर इशारे में कहा, देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अतिरेक ने इशारे में कहा। रुक, मैं अभी मोच निकाल देता हूँ, फिर ये एकदम से ठीक हो जाएगी, कुणाल ने कहा तो आरोही डरते हुए बोली, रहने देना कुणाल, ऐसी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तू पागल हो गई क्या? अब तुझे डॉक्टरी भी मुझे सिखानी पड़ेगी। तुझे पता है ना, अगर मोच नहीं निकाली तो 2-3 दिन तू चल भी नहीं पाएगी। फिर क्या आदित्य तुझे हर जगह गोद में लेकर घूमेगा? ये सुनकर सब हंसने लगे, पर आदित्य और आरोही शर्मा गए। चुप कर, डॉक्टर हूँ, इसीलिए पता है कि कितना दर्द होता है मोच निकालने में। नहीं नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगी। आदित्य ने अभी भी आरोही को गोद में लेकर रखा था। आरोही बच्चों की तरह जिद किए जा रही थी और आदित्य चुपचाप बस उसे देखे जा रहा था। तू चुप कर आदि, तू से यहाँ पर बैठा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलवाती, कुणाल ने इस बार सख्ती से कहा। आदित्य ने आरोही को नीचे बैठा दिया और आरोही मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखने लगी। आरोही को हिम्मत रखने का इशारा करते हुए आदित्य भी उसके बगल में बैठ गया। कुणाल ने आरोही का पैर पकड़कर एक ही झटके में मोच निकाल दी और आरोही ने दर्द से चिल्लाते हुए आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आरोही की चीख से घबराकर आदित्य ने भी उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और कुणाल की तरफ देखते हुए बोला, आराम से यार कुणाल। अरे बस हो गया, चल अपना पैर मूव कर, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही ने अपना पैर हिलाकर देखा। अब उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। वाह, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, कहते हुए आरोही खड़ी होकर बच्चों की तरह इधर उधर उछलने लगी। उसी को देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए सोचने लगा, इतनी बड़ी डॉक्टर है फिर भी हरकतें बच्चों जैसी है। चलो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, मैं काम करता हूँ, डैड को कॉल करता हूँ, वो किसी ड्राइवर से दूसरी कार भेज देंगे। वाह, कितना घटिया आइडिया दिया तूने। दिल्ली से यहाँ तक आते आते कल दोपहर के 12 बज जाएंगे और तब तक यहाँ के जंगली जानवर हमें अपना लंच बना चुके होंगे, कुणाल ने मुंह बनाकर कहा और अतिरेक भी उसका साथ देते हुए बोला, कुणाल भैया सही कह रहे हैं, यहाँ रात भर रुकना सेफ नहीं होगा, हमें अभी कोई इंतजाम करना होगा। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, बड़े आए थे ना शेरों से मिलने, अब मिलो शेरों से, अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक बड़बड़ाया, बाय गॉड, एक मौका नहीं छोड़ती ताने मारने का, तुझे ऐसे हालात में भी ताने क्यों मारना होता है, अतिरेक ने कहा तो अदिति गुस्से में बोली, तुम्हें ऐसे हालत में फंसना ही क्यों होता है। दोनों फिर से झगड़ने लगे तो आदित्य उन्हें रोकते हुए बोला, होल्ड ऑन गाइज, लड़ने या एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि हम सब मिलकर कुछ सोचें। ही इज राइट, हमें मिलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, आरोही ने कहा।
सब अपना अपना दिमाग चलाकर रास्ता ढूंढने लगे और कुछ ही देर सोचने के बाद कृति सकुचाते हुए बोली, एक रास्ता है पर क्या? कुणाल ने पूछा तो कृति बिना कुछ कहे आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य को भी उसका इशारा समझ नहीं आया। तू चुप क्यों है? बता ना क्या रास्ता है? आरोही ने पूछा तो कृति दबी हुई आवाज में बोली, वो हमारा एक दोस्त है ऋषि, वो इसी शहर में रहता है, हम चाहे तो उससे मदद ले सकते हैं। ऋषि का नाम सुनते ही आदि बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए सब कृति की तरफ देखने लगे। इसे क्या हुआ? कुणाल ने कृति की तरफ देखते हुए पूछा तो कृति बुझी आवाज में बोला, एक्चुअली ऋषि सनाया का कजन ब्रदर है। ये सच जानकर सब लोग चौंक गए और कृति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, पर वो बिल्कुल भी सनाया जैसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी दोस्ती पहले ऋषि से ही हुई थी और ऋषि की वजह से ही आदि सनाया से मिला था। ऋषि सनाया की सच्चाई जानता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि आदि और सनाया रिलेशनशिप में रहे। उसने कई बार आदि को समझाने की कोशिश की, पर उस पर तो सनाया के झूठे प्यार का भूत सवार था। इसीलिए आदि और उसके कई बार झगड़े भी हुए हैं। एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। यार, इस सनाया की तो मैं जाने के बाद भी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है, कुणाल ने गुस्से में कहा तो अतिरिक्त चिंता जाहिर करते हुए बोला, एक यही रास्ता था यहाँ से निकलने का, पर मुझे नहीं लगता कि आदि भैया इसके लिए कभी तैयार होंगे। आदि को मनाना ही होगा, आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा तो कुणाल हैरान होकर बोला, ये तू कह रही है आरू? सब जानने के बाद भी? आदि कभी नहीं मानेगा, और वैसे भी हमें अपने फायदे के लिए उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए।